Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to third lesson of history, agrarian structure under the British. बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि नील की खेती, इंडिगो फार्मिंग किस तरह से अंग्रेज़ों के ज़माने में होती थी। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको यह टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आज के इस वीडियो में हम लोग रैयती सिस्टम को डिस्कस करेंगे। कहता है रैयती सिस्टम के तहत प्लांटेशन के ऑनर्स को रैयतों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता था। कई बार वे विलेज के हेड्स को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए मजबूर कर देते थे। जो कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर देते थे, मतलब साइन कर देते थे, उन्हें इंडिगो उगाने के लिए कम इंटरेस्ट रेट पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। मतलब उनको लोन जो है वो बागान मालिक दे दिया करते थे। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। यानी अगर आपको लोन लेना है तो कम से कम आपको अपने 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होगी। बागान मालिक, मतलब जो प्लांटेशन ऑनर जो है, बागान मालिक बीज मतलब सीड, उपकरण इक्विपमेंट्स मुहैया कराते थे। मतलब बीज और उपकरण को मुहैया कराने की जिम्मेदारी जो है वह बागान मालिकों की हुआ करती थी। जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने की जिम्मेदारी जो लोग नील की खेती करते थे उनकी होती थी। जब कटाई के बाद फसल प्लांटेशन ऑनर्स बागान मालिकों को सौंप दी जाती थी, तब रैयत को जो है वह नया कर्ज जो है वह मिलता था। और आप देखेंगे कि वही सिस्टम जो है, वही साइकिल जो है फिर दोबारा स्टार्ट हो जाया करता था। आगे कह रहा है, इसमें बताएगा कि नील की जो है नील किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता था। कहता है कि नील गांव, मतलब वैसा गांव जहां पर नील की खेती की जाती थी, आम तौर पर बागान मालिकों के फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। यानी कहने का मतलब नील की जो खेती जिस गांव में होती थी उसका लोकेशन जो है जहां पर नील का प्रोडक्शन वगैरह होता था, आप देखेंगे कि वहीं पर जो है वो होता था, वहीं पर जो है वो खेती की जाती थी। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित वैट्स, जिसको हौद भी कहा जाता है, में पहुंचा दिया जाता था। मतलब जब नील वगैरह कट गया तो आप देखेंगे कि उसको वैट्स यानी हौद में पहुंचा दिया जाता था। मजदूर उसको पहुंचा देते थे। रंग बनने के लिए 3 या 4 कुंडों की ज़रूरत पड़ती थी। मतलब नील बनाने के लिए जो है वह 3-4 आपको कुंड चाहिए, ठीक है। और जो है बगैर उसके जो है वह नील आप नहीं बना सकते थे। कहता है कि हर वैट्स का अलग काम था, ठीक है। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म किया जाता था, ठीक है। कहता है कि नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था, ठीक है। इसको जो है स्टीपर कुंड कहा जाता था, ठीक है। वैसा कुंड जिसमें जो है नील के पत्तियों को तोड़कर कई घंटों तक गर्म किया जाता था, उसको स्टीपर कुंड्स कहते थे। अब सड़ी हुई, कहता है कि उसके बाद जब पौधे जो है वह पूरी तरह से गर्म हो जाते थे तो आप देखेंगे कि पानी में बुलबुला वगैरह जो है वह निकलना स्टार्ट होता था, ठीक है। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और पानी को एक और वैट्स मतलब हौद में छान दिया जाता था। दूसरा हौद पहले हौद के ठीक नीचे होता था, मतलब लोकेशन बता रहा है, ठीक है।
कि दूसरा हौद जो है वह पहले हौद के ठीक नीचे होता था। दूसरे हौद मतलब बीटर वाट में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था, मतलब कई घंटों तक उसको जो है वो आप देखेंगे कि लगातार जो है उसको हिलाया जाता था और पैंडलों में खंगाला जाता था। जब यह पानी हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाला जाता था। यानी कहने का मतलब जब ये नीला हो जाएगा जो है तब जो है आप देखेंगे कि इसमें चूने का पानी जो है वह डाल दिया जाता था। यहाँ पर बता रहा है कि नील जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ नीचे जम जाती थीं और ऊपर साफ पानी निकल आता था। पानी को छान कर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी नील की गाद, नील की लुगदी को दूसरे कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़ कर बिक्री के लिए सुखा लिया जाता था। तो ये आपको बता रहा है कि नील बनने का क्या प्रोसीजर था। ठीक है, कहता है क्या, फिर यहाँ पर बता रहा है कि जो किसान पहले जब उनको कर्ज मिलता था, मतलब पहली बार जब आपको कर्ज मिला कि नहीं आपको कर्ज मिलेगा उस शर्त पर कि आप 25% नील की खेती करेंगे, उनको लगा कि ठीक है कोई बात नहीं है। तो पहली बार जो आकर्षित हुए थे उन्हें जल्द ही समझ में आ गया कि यह सिस्टम जो है वह बहुत ज़्यादा कठोर है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, क्योंकि नील की खेती करना जो है वह बहुत डिफ़िकल्ट काम था। तो अब तो कॉन्ट्रैक्ट वो साइन कर चुके थे, तो क्या करें। तो आप देखेंगे कि वो नील की खेती स्टार्टिंग में तो किसान करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसको लगा कि चलिए 25% खेत पर नील की खेती करनी है, बाकी जो है इसकी वजह से उसको कर्जा मिल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उसको ये बात समझ में आ गया था कि यह जो नील की खेती का सिस्टम जो है वह बहुत ही डिफ़िकल्ट है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और आप देखेंगे कि लोन का ये सिलसिला जो है वह कभी ख़त्म ही नहीं होता था। मतलब किसान जो है आप कह सकते हैं कि कर्ज में पूरी तरह से दब गए थे। प्रॉब्लम्स और भी थीं। बागान मालिक मतलब प्लांटेशन ऑनर्स चाहते थे कि पीजेंट्स किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें, मतलब वैसा खेत जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है उसी में वो खेती करें, उसके लिए वो मजबूर करते थे। लेकिन नील के साथ प्रॉब्लम यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। ठीक है, मतलब मिट्टी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो थे, जो किसी भी पौधे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, आप देखेंगे कि नील के पौधे जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेते थे। तो अगर आप बढ़िया खेत पर अगर आप नील की खेती अगर आप एक बार कर लें तो फिर अगर आप उसमें दूसरा पौधा लगाएंगे तो उसका प्रोडक्शन जो है वह ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो दिक्कत ये थी। यानी कहने का मतलब जो है स्टार्टिंग में यहाँ पर बता रहा है कि देखिए जो किसान जो थे तो स्टार्टिंग में आकर्षित हुए, ये सिस्टम जो था रैयत सिस्टम जो था, उनको लगा कि चलिए लोन मिल जाएगा, 25% ही खेत पर जो है नील तो उगाना है। लेकिन धीरे धीरे उनको ये बात समझ में आ गई कि ये सिस्टम जो है वह बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, नील की खेती करना इतना आसान है नहीं। और उनको जो कीमत मिलती थी नील का मार्केट में जो कीमत जो था, अंग्रेज उससे बहुत कम कीमत देते थे और लगातार जो है किसान जो है वह कर्ज में जो है दबा चला जाता था। और ये सिस्टम ऐसा था कि लगता था कि जैसे कभी ये ख़त्म ही नहीं होगा। कहता है कि और भी प्रॉब्लम्स थे। जैसे जो प्लांटेशन ऑनर्स थे वह चाहते थे कि पीजेंट्स अपने सबसे बेहतरीन खेत पर नील की खेती करें, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी, ठीक है, कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थीं और ज़मीन के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता था। ठीक है, तो फिर आप एक बार जब आप नील की खेती कर लेंगे तो दूसरी बार जो है नील की खेती करना जो है वो डिफ़िकल्ट होता था। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी, क्योंकि ज़मीन की फर्टिलिटी जो है वो तो ख़त्म हो गई नील की खेती करने के बाद। तो किसान जो था उसको नील नहीं चाहिए था, उसको गेहूँ चावल चाहिए था। ठीक है, तो एक बार जब आप नील लगा लीजिएगा बेहतरीन खेत पर, तो अगले बार जो है आप धान या गेहूँ की खेती आप कैसे कर पाइएगा।
आप नील तो खा सकते हैं नहीं ना, आपको तो धान और गेहूं ही खाना है। तो ये जो है एक बहुत बड़ी समस्या थी। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है रिवॉल्ट्स ऑफ पीजेंट्स, द इंडिगो रिबेलियन, हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। उसमें हम लोग समझेंगे कि किस तरह से इस रैयती सिस्टम के ख़िलाफ़ किसानों ने जो है विद्रोह किया, जिसको द इंडिगो रिबेलियन, नील विद्रोह के नाम से जानते हैं। अगले वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अगले वीडियो में इसी लेसन के साथ आपसे मुलाकात होगी। घर से बाहर ना ही निकले तो बेहतर है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।